सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर पहले निगरान वज़ीर आज़म भी लंदन में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा अगले इलेक्शंस में आपको इलेक्शंस में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, निगरान हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शंस में मावनत फराहम करना, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शंस करवाना, और इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होंगे। साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, 9 मई के वाकयात में आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के सरबरा को पाबंद सलासल होना चाहिए या जो केसेस उन पर चल रहे हैं उनको जेल में होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जनाब, तहरीक के सरबरा या कोई और बात तो बिल्कुल अलग होगी। अभी बात मैं वो कर रहा हूं कि अगर अनवारुल हक काकड़ साहब भी इस सारे मामले के अंदर मुलव्विस हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर साथ साथ उनसे सवाल यह भी किया गया कि जनाब, अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ से आपकी वापसी के हवाले से निगरान वजीर दाखिला ने एक बयान दिया था कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके बाद नून लीग की जानिब से काफी ज्यादा, कल से देख रहे थे कि बहास काफी ज्यादा गर्म कर दिया गया था मुख्तलिफ जगहों पर। मरियम औरंगजेब साहब ये कह रही थी कि आपका काम सिर्फ जो है वो निगरानी करना है, आप कुछ देर के लिए किस सीट पर हैं, अपने आप को मुस्तकिल सीट पर ना समझें। तो आज उनका फिर एक तरीके से आप कह लें कि वजाहत निकलकर सामने आई कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा, उनके अवाम जो इस्तकबाल करना चाहें तो करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं तो फिर अब वो पाकिस्तान आते हैं तो कानून के मुताबिक तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं? अब साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात अब निकलकर सामने आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुरजोर मुतालबा है और इस मुतालबे को लेके अपर मैनेजमेंट है, आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास चले गए। उन्होंने शिकवा कर दिया कि जनाब, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद क्या हो सकता है? क्या जो ट्रांसफर हो रहे हैं या जो तरक्याती काम हो रहे हैं या सिंध के अंदर तरक्याती कामों में रोक टोक की जा रही है, या फिर नून लीग के कहा यह जा रहा है कि उनसे वाबस्ता जो माजी में लोग रहे उनको वजारत दी जा रही है? ये तमाम चीजें हैं। अब इन तमाम चीजों पर जरा बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर सरफराज बुगटी साहब की गुफ्तगू है तो उसको प्ले कर देते हैं ताकि वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा दें। लिए तो इतनी ज्यादा तैयारी चाहिए नहीं जी। देखिए ना, एक मुल्जिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहां पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे, क्योंकि वो एक दफा तो आपको पता है माजी में भी उनको मालूम था कि मैं अरेस्ट हो रहा हूं, तो वो अपनी बेटी के साथ खुद ही अरेस्ट होने आ गए थे। अब सरफराज बुगटी साहब ये कह रहे हैं कि वो खुद अरेस्ट होना भी चाहेंगे, और इसी पे ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे दोस्तों में से फराज लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। या ये फरीद साहब हैं, माहिर कानून हैं, और अब्दुल्ला गुल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फराज भाई, सर, ये नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होना चाहते हैं आने के ये तो सरफराज बुगटी साहब, मैंने लाइन पढ़ी, आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के साथ मैंने कहा आगे बढ़ते ही नहीं है, पहले यही से गुफ्तगू का सिलसिला। मेरा ख्याल है इसके जो ज़्यादा क्लैरिटी या क्लियर पिक्चर ये सरफराज बुगटी साहब ही बता सकते हैं कि उनका किस मायने में ये कहना था और क्या वो कहना चाह रहे थे। लेकिन लॉ ऑफ जो लैंड है वो तो फॉलो होना चाहिए जो भी हो। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई भी एक्सट्रीमिज़म या कोई नया चीज़ हमें ट्राई एंड टेस्ट करनी चाहिए। जो लॉ बनता है इसके हिसाब से काम होना चाहिए। आपकी नज़र में क्या लॉ ऑफ द लैंड है? मतलब आते ही साथ गिरफ्तार कर लें क्योंकि मफरूर है, अगर जहाँ तक मेरी इत्तला है, वरना सही करें आप मेरी इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब में तो मैं ये समझता हूँ कि दैट ही इज़ कमिंग बैक टू फेस हिज केसेस। इफ ही इज़ कमिंग बैक टू फेस हिज केसेस तो ऑब्वियसली ही विल गो टू द कोर्ट एंड गेट द रिलीज। सिलेंडर फर्स्ट ना, तो व्हाटसोएवर द एक्शन माइट बी, मैं तो कहता हूँ
रूल ऑफ लॉ हैज़ टू बी फॉलोड और उसी को फॉलो करते हुए आगे लेके जाना है। इसमें कोई दो बातें नहीं है, किसी को फ़र्द वाहिद पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जो पास्ट में नहीं हुआ हो या पास्ट में होने जा रहा हो तो समथिंग न्यू, नया एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जिस हिसाब से लेना चाहिए उस हिसाब से लेके जाना चाहिए। क्या हो सकता है एडवेंचर आपकी नज़र में? एडवेंचर तो एक्सट्रीमिज्म होता है ना। एक्सट्रीमिज्म तो किसी भी जगह पे, मैं कहीं पे भी उसको तायद नहीं करूँगा, किसी भी जगह पे किसी वक्त भी तायद नहीं करूँगा। जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो हो और उस हिसाब से उस चीज़ को लिया जाए, बिकॉज ही इज़ कमिंग देयर टू फेस देम। और मेरा ख्याल से अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उनको रिलीफ मिलेगा कोर्टों से, जो भी मिलना होगा, क्योंकि मकसद तो इलेक्शन है। आगे जब इलेक्शन होने तो उसमें टेकन पार्ट एंड पार्सल लेना है, उसमें ही हैज़ टू प्ले हिज रोल, दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, अच्छा मैं जरा याहिया साहब से, क्योंकि रेलेवेंट शख्सियत तो वही है, माहिर कानून है, उनसे जरा पूछ लेते हैं। याहिया साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के केस से सरफराज बुगटी साहब का बयान, आपको लगता है ये मौजूदा हालात में लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से कह लें, आप रूल के हिसाब से कह लें या मफरूर के हिसाब से कह लें, उन्होंने बयान दुरुस्त दिया, इस बयान में कोई सियासत नहीं है, आपको ऐसा लगता है? जी, मेरे ख्याल में जो बयान था उसमें सियासत नहीं थी और यही प्रॉब्लम उनके बयान में है, क्योंकि उनका जो बयान था वो एक बिल्कुल लीगल एंगल से दिया गया। क्योंकि लीगल एंगल अगर देखा जाए तो देखें, अब इन एक केस में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, एक दो केसेस के अंदर वो कन्विक्टेड हैं, उनका सेंटेंस सस्पेंड हुआ हुआ है पर वो कन्विक्टेड हैं, और एक में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। और नैब के अब जो बाकी केसेस खुल गए हैं तो जो इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज हैं वो भी चलेंगी, और समन्स जो उनको ऑलरेडी हुए हुए थे उन पर भी उनको जाना पड़ेगा। तो देखिए, एस्टैब्लिश प्रैक्टिस तो ये है कि अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो आपको इमीडिएटली जब भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आपका पता चलता है कि आपकी लोकेशन का, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और उस आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिस कोर्ट से आपके वारंट निकले हो या आप कन्विक्टेड हो या एब्सकॉन्डर हो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। तो नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के लिए सारे चैलेंजेस, प्रोसीजर होता है उसमें, जैसे कि कहा गया सरफराज बुगटी साहब से कि ये जो एयरपोर्ट होता है जाहिर सी बात है हसास तंसीबात में से आता है, वहां पर इतने ज्यादा लोग ना जा सकते हैं, सिक्योरिटी काफी सख्त होती है, वहीं से एट दैट पॉइंट वहीं से उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए, लॉ तो ये है कि जहाँ पे भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर आपको उसकी लोकेशन का जो है फाइंड हो जाती है लोकेशन, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए तो मैंडेटरी है कि उन्होंने वहाँ से उनको अरेस्ट करना है। तो वो ये तो नहीं कह सकते कि एयरपोर्ट जो है वो अब एक ऐसा एरिया जहाँ से वो अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जो लॉ की मैंडेट है उसको पूरा तो करना है। लेकिन इसमें देखिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और उन्होंने बोला भी कि देखिए इसमें मियां साहब जो है वो प्रोटेक्टिव बेल अंडर सेक्शन 498 ऑफ CRPC प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लॉयर्स जब तक वो पाकिस्तान नहीं आते। तो उनको जेल जाना पड़ेगा ना पहले। देखिए, नहीं, प्रोटेक्टिव बेल जो है वो आपको कोर्ट पहले ग्रांट कर देती है, जिसके लिए एक कंडीशन होती है कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए जब तक मैं वो बात आपकी दुरुस्त है। मैं इस पे जरा रहनुमाई आपकी चाहूंगा। ये साहब बताइएगा, किसी पर केस बनता है और उसकी अदालत में उस मुल्जिम को पेश होना है, वो प्रोटेक्टिव बेल अपने इलाके की कोर्ट से ले लेता है। लेट सपोज अगर किसी को पंजाब में पेश होना है तो उस दिन की हाई कोर्ट से जाके प्रोटेक्टिव बेल ले लेता है कि मीनवाइल मुझे रास्ते में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन एक शख्स जो मफरूर है, जिस पर इल्जाम साबित हो गया है, जो ये कह के गया था कि जनाब मैं हर 2 हफ्ते बाद अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा, या वो मफरूर हो चुके हैं, उनके लिए भी प्रोटेक्टिव बेल होती है। प्लीज एजुकेट अस। जी बिल्कुल, देखिए अब ये ग्राउंड होगा, जो मियां नवाज शरीफ के जो लॉयर होंगे वो इसी ग्राउंड्स, पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं उनको आर्ग्यू करते हुए कहेंगे कि हम एब्सकॉन्डर हैं, बट एब्सकॉन्शन के बहुत से रीजंस थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, वहाँ पे पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही थी। तो ये ग्राउंड्स जो है वो अदालत के सामने जब आर्ग्यू किए जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये एक फेयर ग्राउंड्स होंगे जिस पे उनको प्रोटेक्टिव बेल जरूर मिल जाएगी कि वो अदालत में पेश होकर अपनी प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करें, और फिर वहां पे पता चलेगा कि अदालतें क्या फैसला करती है। तो जो नजर यही आता है कि उनके पास जो एक लीगल रेमेडी वो यही है सेक्शन 498 की, कि वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करें और फिर वो हाई कोर्ट से बेल के लिए जो है आर्ग्यू करें, और ये मिल जाएगी उनको। इतना मुश्किल नहीं होगा आपकी नजर में? देखिए, चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन जो बेल है, देखें 2-3 केसेस में उनके सेंटेंसेस तो ऑलरेडी सस्पेंड हुए हुए हैं, और एवन फील्ड का जो केस है उसके अंदर तो अगर आप देखें तो जो बाकी एक्यूज थे, मरियम नवाज हैं और कैप्टन सफदर हैं, वो तो वैसे ही एक्विट हो गई है फॉर लैक ऑफ एविडेंस। तो वो जो लैक ऑफ एविडेंस के लिए एक्विट हुए हैं उसका ऑब्वियसली इफेक्ट जो है वो बाकी केसेस के ऊपर भी आता है, क्योंकि वो जो रेफरेंसेस थे वो वीक रेफरेंसेस थे, और उसके ऊपर अभी बहुत सी बातें अभी नजर आना शुरू
होगी तो प्रोटेक्टिव बेल का जो है वो एक जरूर एक एवेन्यू है उनके पास, और फिर वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे रेलेवेंट हाई कोर्ट्स के लिए ठीक है। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से। सर ये बताइए, आपके पास खबरें होती हैं डील हो गई है, डील के तहत आ रहे हैं या आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आपके सवाल से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा अपने खतरनाक नहीं पूछ ली का सवाल कोई मैं कह रहा हूँ खतरनाक सवाल नहीं कर लिया ऐसा किस आदमी को प्रोटेक्टिव बेल मिली, और वो भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला हो और दूसरी कोर्ट जो है उसको जाके प्रोटेक्टिव बेल दे दे? ऐसा माजी में कोई, क्योंकि ये सारा चलता है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स, तो प्रेसिडेंट्स क्या है इसके अंदर, ये मैं समझना चाहूंगा। ये तो मेरा सवाल आ गया। अब लॉजिकल क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, जो आपका जवाब है वो बड़ा सिंपल सा है कि बगैर डील के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर पैर नहीं धरेंगे, और वो इस वजह से नहीं धर सकते थे क्योंकि माजी में उनके भाई से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के कोई और उनको जिसको प्रोटेक्शन थी वो मिलती, लेकिन भाई के दौर में वो नहीं आ सके। भाई के दौर में वो कौन से ऐसे लोग थे जो अब तब्दील हो गए हैं और अब जो है वो मामलात उनके हक में हो जाएंगे? ये जरा सोचने वाली बात है। तो मुझे तो कोई नहीं नजर आता कि ये सोचने से ज्यादा पूछने वाली बात है। सर बताएं ना आप फिर यही कहता हूं कि कोई ऐसा, और फिर आप ये देखें कि पहले तो सिर्फ तहरीके इंसाफ जो थी वो शोर मचाती, अब तो इसमें दीगर पार्टियां भी शामिल हो गई, पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, और वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है बकायदा वो डिमांड कर रही है। फिर कुछ देना पड़ेगा, यानी कि बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, और वो प्राइस देने की पोजीशन में होंगे क्योंकि वो प्राइस कोई और नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सीटें होंगी। क्या वो दे सकते हैं, क्या बलूचिस्तान में दे सकते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर मखलूत हुकूमत आएगी। मखलूत हुकूमत क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो फिर वो तो जो बेसिक प्रोग्राम था वही सारा का सारा तलपट हो जाएगा। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में उनको अदलिया का जो एक वकार है, जो कि बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा के आने के बाद बहाल हुआ, जब उन्होंने तमाम को लाइव दिखाया और वो एक दिन के अंदर तासुर गायब हो गया। अब उन्होंने 28 तारीख को एक बहुत अहम केस जो कि फैजाबाद धरना केस है वो खोल लिया। और तीसरी चीज ये है कि काजी फायज ईसा जो है वो उनका ज्यादा जो मुद्दत है वो मुलाजमत में इतना रह नहीं गया वक्त, वो कोई ऐसा काम नहीं करके जाएंगे जिससे उनके किरदार के ऊपर, उनकी अदलिया के ऊपर ये टूटा जो जुड़ा हुआ बहाल है बड़ी मुश्किल से ये दोबारा टूट का शिकार हो जाए। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने के लिए इतना हलवा होगा, और फिर जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो भी अपनी जगह मौजूद है। मैं अभी मजीद इसमें नहीं, मैं अब्दुल्ला साहब मुझे बता, अगर हलवा नहीं होगा तो फिर जलवा होगा, पर लेकिन जलवा अगर होना है तो फिर वो फिर रिस्क जीरो वाला मामला तो खत्म हो गया ना। हाँ, तो फिर वो तो देखिए ना, अब यही बात आ गई। अब मुझे बताएं, जो 1 मिलियन पाउंड 190 मिलियन जो पाउंड था वो जो उनके अकाउंट के 190 कह रहा हूँ, वो जो मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, 190 पाउंड वाला वो तहरीक इंसाफ के सरबराह का है, वाल कादिर वाला केस है सर, वो नवाज शरीफ नहीं अच्छा जी जी, वो जो एक लैंड माफिया जो है जिन्होंने डायरेक्ट इनके बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर किया था पैसा, अच्छा याद आ गया होगा? जी 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 सर जी। वो जो हाँ वो ट्रांसफर जब पैसा किया उसके लिए जो देखे ना, वो बरतानिया में जो बैठे हैं, तो क्या बरतानिया की मर्जी के बगैर बैठे? और क्या बरतानिया के अंदर जो जिस तरीके से जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है और जो फिर जमाइमा गोल्डस्मिथ के जो ताल्लुकात हैं, आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ को वो इतने मजे से आने देंगे? वो हर रोकेंगे जगह के ऊपर। ये एंगल एक और एंगल है जिसको आप जरूर गौर कीजिए। तो सर मैं अब्दुल्ला गुल साहब की अगर मंजरनामे से सूरत हाल को 21 अक्टूबर को देखूं तो व्हाट डू यू थिंक, आपके मंजरनामे से क्या होने जा रहा है? मतलब वो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे या गिरफ्तार नहीं होंगे? मतलब ये क्लैरिटी नहीं हो रही, पिक्चर क्लियर नहीं हो रही इसमें। नहीं, गिरफ्तार तो वो होंगे, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, और ये अगर नहीं किया तो ये अदलिया को जो है ना, अदलिया के इंसाफ के तराजू जो है ना वो फिर बिखर के रह जाएगा। ये बात तो बड़ी बात है। हालांकि मैं इट विल फेवर मुस्लिम लीग नून। आपको क्या लगता है ये इलेक्शन से पहले इस तरह की कोई चीज हो जाना ये नून लीग को फेवर कर जाएगा? अब्दुल्ला साहब भाई आप देखें, बैकडोर भी तो पीटीआई के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं ना।
अच्छा ये तो कुछ देंगे तो कुछ लेंगे ना। अच्छा 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 अच्छा, तो दे दिया जाएगा हाँ। फिर जो देने की बात की जा रही है वो आप कह रहे हैं हो जाएगा वो भी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? 80% मामला जो है वो उनके साथ जो है वो मामला चल रहे हैं। अच्छा, 20% रुकावट है? 20% रुकावट है, वो देख ले। वो अब इतना तो आप पता नहीं क्यों इतने मियाँ का इंतजार कर रहे हैं, इतना तो बीवियां इंतजार नहीं करती अपने मियाँ का। मैं 21 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ कि 21 तारीख को होगा क्या। मैं थोड़ा सस्पेंस वाला बंदा हूं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा होता है कि यार 21 तारीख को क्या होने जा रहा है, मतलब बड़ा ह्यूज कोई चीज हो रही है पाकिस्तानी सियासत में। और दूसरे दिन कोई नई चीज होती है ना सर, मतलब हलवा नहीं होता जलवा ही होता है सर, आपको पता है यहाँ पे। ये देखिए ना, गोइंग गेट्स टफ गेट्स गोइंग वाली बात है मियां साहब के। अभी हनूर दिल्ली दूरस्त। अच्छा चले ठीक है। फराज साहब, आपको क्या लगता है, आप इत्तेफाक करते हैं सर इस बात से कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा और कुछ ना कुछ में गिरफ्तारी जरूर हो सकती है, और ऑब्वियसली अगर गिरफ्तारी होती है तो वो नून लीग को फेवर करेगी? और उससे पहले मेरा आपसे बुनियादी सवाल, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, मुख्तलिफ फोरम्स में कह रहा है सिस्टम इज सपोर्टिंग मुस्लिम लीग नून, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ये मैं जवाब दे देता हूँ आपकी दूसरी बात का पहले। अच्छा चाहिए कि लेवल फील्ड प्लेइंग का मतलब ये है कि हर पार्टी को जगह मिले, स्पेस मिले, इस हिसाब से स्पेस मिले कि वो अपने नंबर्स और अपनी जो कैंपेनिंग है वो प्रॉपर और भरपूर तरीके से कर सके। बिल्कुल। उन लोगों को इजाज़त ना मिले या उन लोगों को इजाज़त ना दी जाए जो शरपसंदी फैला चुके हैं, कर चुके हैं, और उनको एक तरफ रखा जाए, ये रखते हुए कि उन्होंने सरकारी चीज़ों में मुदाखलत की या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अब जहाँ तक बात रही आपकी दूसरी बात, तो मैं उस जगह पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे मुल्क का जो कानून है उसके हिसाब से जो डीलिंग होनी चाहिए वो हो। चाहे इसमें उन्होंने, एक साहब ने कहा प्रोटेक्टिव बेल का, तो देखिए अगर प्रोटेक्टिव बेल का अगर रास्ता है और मिलती है और इस केस में प्रेसिडेंट है और हो चुकी है। अब्दुल्ला साहब कह रहा नहीं है, उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा है। देखिए मैं फिर ये कहता हूँ जी जी कि जो भी है इसका अच्छा माकूल तरीक़ेकार बनाना पड़ेगा ताकि सियासी पार्टियाँ सियासत में हिस्सा अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज में ले सकें। जो पहले हो चुका है उसको रिपीट ना किया जाए और स्मूथ सेलिंग की जाए। इंक्लूडिंग मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो है ना सियासी जो है ना इंतशार नहीं फैलना चाहिए। मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि जो पॉलिसीज़ बनी है उसका तसलसल रहे, मईशत की बेहतरी हो, और जो पॉलिसीज़ पे मईशत का इस वक्त पहिया घूम रहा है जिस तरह चल रहा है इसका तसलसल बरकरार रहे, जिससे पाकिस्तान में बेहतरी आए। मेरा मकसद वो है। और मैं यही देखता आया हूँ, पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वोट की सियासत नहीं की 17 महीने में, बल्कि मुल्क की सियासत की, और यही अस्करी क़यादत भी कर रही है। मिलकर हम सब एक पॉलिसीज़ पे गामज़न हैं और उस पॉलिसीज़ के तहत मैं समझता हूँ बेहतरी आ रही है, और ये बेहतरी का तसलसल चलना चाहिए। बेहतरी किस में आ रही है सर? आप डॉलर को देख लें, सामने आया है, आप देख लें करंट अकाउंट डेफिसिट को देख लें, कोई मिस एडवेंचर्स नहीं हो रहे टर्फ फाइनेंसिंग जैसे। आपने देखा कि $3 बिलियन ज़ाया किए, आपके सामने नहीं है। क्या उसका कोई मैकेनिज्म बनाया गया कि नए कारखाने बने गए? नहीं बनाया गया। आप बताएं करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लाके खड़ा कर दिया, नहीं कर दिया? आप बताएं IMF से जो ताल्लुकात खराब किए गए थे तो क्या वो सही नहीं हो गए? एक महीने पहले क्या आप मुझे बताएं सब्सिडी को सीधा नहीं किया? क्या आप मुझे बताएं, क्या अब हम ये सोच नहीं रहे कि प्रायोरिटाइज किया जाए जो हमारे चीज़ें हैं, जो लॉस मेकिंग एलिफेंट्स हैं, उनको सही सीधा किया जाए? आज काकड़ साहब ने बात बोली भी कि हमसे कहा गया कि भाई आप यहाँ पर आए थे बिजनेसमैन को अपनी तरफ इंगेज करने के लिए, क्या आप कामयाब हो सकेंगे, उम्मीद है? तो उन्होंने कहा उम्मीद नहीं, बल्कि मैं तो डील कर रहा हूँ कि जो एक कंपनी का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने $1 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर दी है। सर, 1 महीने पहले
क्यों नहीं हो रहा था? मजबूरियां थी कुछ? क्या क्या मामला थे? 1 महीने पहले मेरे ख्याल से तो ये तसलसल चल रहा है, वही पॉलिसीज का तसलसल है जो आपको सामने नजर आ रहा है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स की सबमिट हो, चाहे वो नहीं पॉलिसीज का है ना, पॉलिसीज का तसलसल लाजमी। आप इस बात को समझें कि देखिए हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को सीधा किया तो वही पॉलिसी अब चल रही है, निगरान हुकूमत भी उसको मेंटेन कर रही है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह मैं चाहूंगा फिस्कल डेफिसिट को भी सीधा कर दो भाई, बजट डेफिसिट को भी सीधा कर दो, क्योंकि देखें जहां लॉस मेकिंग रेवेन्यूज हैं वहां से आपको कट डाउन करना होगा ताकि पाकिस्तान की मईशत आगे ग्रो करे और बेहतर से बेहतरी की तरफ जाए। हमें वो सारे काम पीछे करने पड़ेंगे जो पीछे वाली हुकूमत जो 3.5 पौने 4 साल में जो खराबियां करके गए उनको सीधा करना पड़ेगा। और अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप देखें ना माशाल्लाह, आप देखें कहाँ डॉलर जो है ना 330 की बातें हो रही थी ओपन मार्केट में, 330 पे मिल भी नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। और आज देखें आप, तो ये काम नहीं है तो क्या है, नजर आ रहा है। इससे आप देखेंगे कि महंगाई की शरह सूद भी पीछे आएगी, डिस्काउंट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। 22% चल रहा है तो बहुत आएगा। आप देखें ना लास्ट पॉलिसी में बढ़ाया नहीं गया, आप अगली पॉलिसी में आप देखेंगे इंशाल्लाह लोगों ने माइंडसेट बना लिया ऑलरेडी, पीपल आर थिंकिंग दैट विल गो डाउन। और ये जैसे ही नीचे आएगा आप 50,000 का तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, तो ये अगर ग्रोथ आपको नजर आएगी, यहाँ होगी। अगर पॉलिसीज का तसलसल चलेगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी पॉलिसीज का जहाँ तसलसल होता है वहाँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और वो बेहतरी की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि कोई एडवेंचर्स ना हो, स्मूथ सेलिंग हो। नुकसान भी हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो सवाल अब्दुल्ला साहब ने भी उठाया बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मौजूद है कि कोई शख्स बाहर से आ रहा है, वो मफरूर है, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए? अच्छा, मेरी नज़र में प्रोटेक्टिव बेल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप किसी अदालत में पेश हो रहे होते हैं और आपको ये खदशा होता है कि पुलिस आपको मीनवाइल रास्ते में गिरफ्तार कर सकती है, तो आप फिर प्रोटेक्टिव बेल लेके चलते हैं कि जनाब मुझे उस अदालत के अंदर पेश होना है, इसलिए मुझे मीनवाइल गिरफ्तार ना किया जाए। ये साहब ये बताइएगा, माजी में कोई नज़ीर मिलती है ऐसी कि बाहर से कोई मफरूर आ रहा है, उसने बाहर से प्रोटेक्टिव बेल करवा लियो? अब देखिए सर, एक कंफ्यूजन दूर मैं कर दूं कि देखिए प्रोटेक्टिव बेल और बेल में फ़र्क है जी। प्रोटेक्टिव बेल की कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अदालत के सामने सरेंडर करना जो है वो आप चाहते हैं, आप उसकी इंटेंशन शो करते हैं। और अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ ने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कहा ही वांट्स टू फेस द लॉ, और शहबाज शरीफ ने भी बल्कि उनके साथ खड़े होकर कहा कि मियां साहब विल फेस द लॉ एंड फेस हिज केसेस। अब जहाँ तक इसके अंदर प्रेसिडेंट्स की बात आती है तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स मिलेंगे जिसमें सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो या इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने होल्ड किया है कि अगर एक शख्स बाहर है और मफरूर है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है एंड इफ ही वांट्स टू रिटर्न एंड वांट्स टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट तो उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। और मगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो मलिक अजमतुल्लाह का केस है 2023 PCR LJ 290, जावेद इकबाल मिर्जा वर्सेस नैब, उसमें वो तो बल्कि नैब का ही केस था। उसके अलावा मोहम्मद रफीक वर्क का केस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस था। तो देखिए एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर ये सारा सवाल उठता है क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, और अगर एक शख्स जिसको आप एक्सेस टू जस्टिस ही नहीं देंगे तो वो तो फिर सारी जिंदगी फ्यूजिटिव रहेगा। तो अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी इंटेंशन शो कर चुके हैं कि वो अदालतों में जाना चाहते हैं, वो पहले भी अदालतों में गए हैं, तो उनका एक कॉन्डक्ट जो है वो भी कुछ ये नहीं शो करता कि वो अपनी केसेस से भागे हों, तो वो शो भी करता है कि वो, और उन्होंने ये कह भी दिया है। तो आई डोंट थिंक कि अदालत जो है वो उनको प्रोटेक्टिव बेल देने से इनकार करेगी, लेकिन ये भी एक चैलेंज होगा क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद भी उनको बेल लेनी पड़ेगी, और जो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे 4 वीक्स का टाइम लेकर फिर देन ही नेवर रिटर्न टू पाकिस्तान। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि देखिए प्रोटेक्टिव बेल तो होती है अदालत में पेश होने के लिए, उन्होंने सिर्फ अदालत में पेश होना, उसके बाद उन्होंने बेल अप्लाई करनी है। बेल के वक्त दलाइल के अंदर ये चीजें भी तो आएंगी ना कि आप यूके से, आप सऊदी अरब जा रहे थे, आप यूके से आप दुबई जा रहे थे, उस वक्त आप पाकिस्तान आ सकते थे, उस वक्त पाकिस्तान नहीं आए, मतलब उस वक्त भी तो इंटेंशन देखी जाएगी ना। आपका ये लॉजिक वाकई में लॉजिकल इस सेंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि अदालत ये समझती है कि अगर कोई मुल्जिम या मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो वो उनको प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं।
जी बिल्कुल मियाँ, नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही होगा कि वो 4 वीक्स का टाइम जिसमें कमिटमेंट भी दी उन्होंने, उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर भी डॉक्यूमेंट जमा कराए अदालत में, लेकिन देखें उसके अंदर एक ग्राउंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी होगा। और अगर आप देखें तो एक हवा भी बनाई जा रही है कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी और जिसकी वजह से अदालतों के अंदर केस जो थे वो डिक्टेट शायद किए जा रहे थे। तो वो भी अदालत जो है उसको भी ज़रूर नजर वो इट विल उसको भी फोकस करेगी। देखिए एक और इशू इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इशू वो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को सुन रही है और उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर ऑर्डर है जिसमें एंटीसिपेटरी ऑर्डर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को सस्पेंड कर दिया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसीजर एक्ट को एंटीसिपेटरी ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड कर सकती थी या नहीं। अगर तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस ऑर्डर को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ही जो नैब का ऑर्डर था वो भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, यानी कि वो ऑर्डर जो होगा वो नलिफाई हो जाएगा। तो नैब की जितनी भी अमेंडमेंट्स जो रिस्टोर हो गई, जो स्ट्राइक डाउन हो गई थी वो रिस्टोर हो जाएंगी। और जो नैब के केसेस है, खास तौर पे तोशा खाना का केस जिसमें अभी उनके वो अभी चार्ज फ्रेम हुआ है, तो वो केस के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो और बाकी जो केसेस हैं जिन पे इंक्वायरीज चल रही हैं, चौधरी शुगर मिल का केस था और राइवन लैंड केस है, तो वो केसेस भी खत्म हो गए। तो अभी ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है प्रोसीजर एक्ट के अंडर। अगर तो वो ऑर्डर को नलिफाई कर देती है और वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देती है तो उस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो ऑर्डर था नैब अमेंडमेंट्स का वो भी नलिफाई हो जाएगा और नैब की अमेंडमेंट्स रिस्टोर हो जाएंगी। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अब्दुल्ला साहब, 2 सवाल, और ये मुझे पता है इसके आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी। आज काकड़ साहब ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली जिन्होंने जो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, अगर मैं यहाँ पर कानून की खिलाफवर्जी करूँगा तब भी मैं जेल के अंदर जाऊँगा ना। अब उनसे सवाल किया गया तहरीक इंसाफ के सरबराह क्या इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे? पहला मेरा आपसे सवाल, क्या खबरें हैं? दूसरी, नई पार्टी बन रही है कोई? देखिए जी, नई पार्टी भी बन सकती है, नया इत्तेहाद भी बन सकता है और ये इलेक्शन के ऊपर हमेशा देखने में आया है। नई पार्टियां भी बनी क्योंकि अभी तक जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो एक नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सके पीटीआई के खिलाफ। ये एक रियलिटी है, तमाम मिल के ये एक रियलिटी है। गो कि मैं बिल्कुल, आपको पता है मैं सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ और मैं नहीं समझता पीटीआई का जो नैरेटिव, आज ही मैंने एक ट्वीट किया कि जो अगर गैर मुहज़्ज़ब ज़बान और बदअखलाक़ी और जो एक नफरत का बयानिया और रियासत मुखालिफ सेंटीमेंट को हवा देना, अगर इस बुनियाद के ऊपर अगर आप समझते हैं सियासत होगी तो ये नहीं होगी, ना आपको इजाजत मिलेगी और ना आपको करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर इदारे जो रोकेंगे, अवाम रोकेंगे, आप रोकेंगे, हम रोकेंगे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान जो के साथ जो मोहब्बत है उसका कोई दरमियान में मुकाबला नहीं। बेशक। दूसरी बात कि आपने कहा कि काकड़ साहब के हवाले से, देखिए काकड़ साहब जो है वो एक जो कंटिन्यूटी है ऑफ पॉलिसी उसको वो लेके चल रहे हैं फिलहाल। और अगर वो और उनकी टीम जो है वो कुछ देने में कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका भी, बरतानिया भी हो गए, बरतानिया तो बहुत सारे और मसाइल के लिए भी गए वो, लेकिन मसला यहाँ ये है कि जो असल मकसद है वो है पाकिस्तान के जो मुश्किलात। अभी उन्होंने $1 बिलियन की बात की। आप ये देखें SIFC का क़याम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसी तरीके से जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए, जो ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां हैं वो जारी रहनी चाहिए, जो स्मगलिंग का एक ट्रेंड है इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये क्या किसी मुल्क ने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट की है, ये है सवाल। दूसरी बात ये है कि बेशक डॉलर कम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि कल डॉलर शायद 250 रुपए पे भी आ जाए, अल्लाह करे, लेकिन मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या इससे प्रोडक्शन लाइन बढ़ रही है? क्या इस बिजली की पर यूनिट कॉस्ट से जो, और ये तो घरेलू सार्फिन के लिए जो कमर्शियल है वो इसके अलावा हो रहा है, तो क्या उससे मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसका पहिया चलना शुरू हो जाएगा? इस पेट्रोल की कीमत, इस गैस की कीमत और इस बिजली की कीमत और इस टैक्सों की भरमार में क्या ऐसा मुमकिन होगा? तो फिर इसका मतलब है नहीं हो
सकता। इसके लिए आपको सख्त मैयर लेने पड़ेंगे और आपको मौजूदा सिस्टम को तूल देना पड़ेगा। अगर आप मौजूदा सिस्टम को तूल देंगे जो कि पाकिस्तान के हक के लिए हो, वो किसी रात के लिए ना हो और ये कौम को डिलीवर करें, तो मैं समझता हूं। अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं इलेक्शन डिले करने चाहिए। मुझे ये बताएं, इलेक्शन करवा ले चलें, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कल सुबह करा लें भाई, कल सुबह इलेक्शन करा लें। बताएं कि क्या ये तमाम कही हुई बातें, क्या ये मतलब सुबह से पेरिस बन जाएगा पाकिस्तान, लंदन बन जाएगा? क्या पाकिस्तान पे कर्जे खत्म हो जाएंगे? गर्दिशी कर्जों की बात हो रही है। यहाँ सर्कुलर डेट का एक और मसला है जो पाकिस्तान पे एक कौन है जो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं ना, ताकि पता चले। लोगों ने वादे किए हैं, वो जरा थोड़ा सा तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, यहाँ SIFC को इन एक्शन देखेंगे, यहाँ जो है रेड टेपिज्म का खात्मा देखेंगे, यहाँ वन विंडो ऑपरेशन देखेंगे, यहाँ उनको ये यकीन दहानी होगी सबसे बड़ा मुल्क चीन, जिसके साथ आपने वादे किए थे कि आप उसको इंडस्ट्रियल जोन देंगे, क्या आज तक पिछली कई हुकूमतों ने तकरीबन 20 साल गुजर गए, सी पैक के तहत उनको वो दिया आपने जमीन? नहीं दी। क्यों नहीं दी? तो फिर अगर आप चीन जो कि आपका एक आहनी भाई है, आयरन ब्रदर है, और उसके साथ आपके तमाम मामलात दिफाई हों, चाहे वो आपके जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल के हों, चाहे वो आपके मुआशी लेवल के हों, वो चीन के साथ उनका मामला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, मोहम्मद बिन सलमान आए पाकिस्तान, $22 बिलियन का उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट MOU किया, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो आपके सामने $1 $22 नहीं आए, 22 बिलियन तो दूर की बात है। अभी मोहम्मद बिन सलमान वहां गए हैं इंडिया, वहां क्या करके आए हैं आपके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये तमाम मामलात जो हैं इनको समझना पड़ेगा, और इसके लिए जिस तरह हमारे पहले मुकर्रर ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखने पड़ेगा। जो इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक काम किया है, जो कि मैं समझता हूं कि जान जोखों का काम है, वो रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं। ये अगर नई हुकूमत आ जाती है और वो एक सियासी अपने अंदाज में आती है और कॉम्प्रोमाइज हुकूमत होती है, उसका आपस में जो है वो कोएलिशन के साथ चलती है, तो फिर क्या आपने PDM का हाल नहीं देखा, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया? और उससे पिछली वाली हुकूमत ने तो माशाल्लाह तमाम वो मुआहदात किए। सर मेरा आपसे सवाल यही है अब्दुल्ला साहब, देखें ये बात आपने कंपैरिजन बहुत अच्छा किया और बहुत जबरदस्त कंपैरिजन है, लेकिन सर जिस चीज के लिए हुकूमत को इलेक्ट किया जाता है, वो इलेक्टेड हुकूमत होती है, वो इस तरह के इनिशिएटिव्स स्टेप्स क्यों नहीं ले पाती? सियासी मजबूरियों की वजह से, वोट बैंक की वजह से, या फिर कोई और मसाइल होते हैं? और जो अभी निगरा हुकूमत है और जिस तरह से वो एक पॉलिसीज का तसलसल लेके चल रहे हैं, और आप ये बात कह रहे हैं कि जनाब इस सारे सेटअप को थोड़ा प्रोलॉन्ग करना चाहिए, और आपके ज़हन में भी ये खदशा होगा कि इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो शायद वो पॉलिसीज को तसलसल बरकरार ना रख सके, तो सर क्यों ऐसा होता है? ये मजबूरियां क्यों आती हैं इलेक्टेड हुकूमत के लिए? भाई एक तो अवाम का दबाव है, उसके बाद जो आपके ATMs हैं जितने, वो जाहिर है वो कहां से पैसा कमाते हैं। देखिए ना, शुगर माफिया कौन है? क्या आपके घर में चीनी बन रही है या मेरे घर में बन रही है? तो हम तो नहीं बनाते। तो आ बड़ी मुश्किल से रही है सर, बनना तो दूर की बात है, खरीद बड़ी मुश्किल से है। फिर इसका मतलब है जो 6 बड़े खानदान हैं वही बना रहे हैं ना, 6 बड़े अफराद जो 51% चीनी के ऊपर जो है बैठे हुए। इसी तरीके से आटा माफिया जो है वो कौन है? हम समझते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, लेकिन उसके बावजूद आटा शॉर्ट हो गया। ये समझाए ना मुझे जरा इसका, ताकि मैं समझना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि वो तमाम ATM जो हैं वो उस हुकूमत की मजबूरी बन जाते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया लग के जो है वो आप इलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। ये एक गोरख धंधा बन गया है। यहाँ 84 करोड़ रुपए का खुलेआम एक सेनेटर जो है, जो बलूचिस्तान से आता है, वो PTI को ज्वाइन करता है, वो 84 करोड़ रुपया दे के सेनेट का टिकट हासिल करता है। फॉर गॉड सेक, कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? कौन गरीब आदमी यहाँ पनप सकता है? कौन जो है वो कोई बाशऊर और बाकिरदार इंसान जो है उसको कोई सिलेक्ट किया जा सकता है? यहाँ कुछ नहीं होने। अगर आपने इस निजाम को प्रेफरेंस देनी है तो फिर आप पाकिस्तान को भूल जाएं, और अगर आपने पाकिस्तान को जो है आगानी है तो आपको इस निजाम को खैरबाद कहना पड़ेगा। फराज साहब एग्री करते हैं सर? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने
फ्लोर माफिया बताया, शुगर माफिया बताया, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि ऑटो इंडस्ट्री है, दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जिनके नाम में मैं कहता हूं कि उनमें भी जो ना माफिया है। आप बताएं हमारे पाकिस्तान में अब तक क्यों नहीं ऑटो इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सके? क्यों हमारे मुल्क में असेंबली प्लांट्स? क्यों इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अब तक सारा कुछ चाइना से इंपोर्ट करते हो, असेंबली लाइन लगाते हो? कौन देखेगा इस तरफ? क्यों नहीं देखा जाता इन जगहों पे? क्यों हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाए जाते? क्यों हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जाती? क्यों बिजनेसमैन आगे बढ़कर नहीं करता? फिर इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखें टैक्स कलेक्शन को, देखें क्या टैक्स कलेक्शन है, हमारी सैलरी टैक्स कलेक्शन कितना है और बिजनेस एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स उनसे टैक्स कलेक्शन कितना है? क्या हम वाकई कलेक्शन करते हैं टैक्स? क्या हम एग्रीकल्चर पे वाकई टैक्स कलेक्शन करते हैं? मतलब देयर आर सो मेनी पॉइंट्स व्हिच हैज टू बी सीन, व्हिच हैज टू बी कवर्ड। पॉइंट उनको वैलिड है, वो कहते हैं कि इलेक्टेड हुकूमत नहीं कर सकती ना, उनके पास एटीएम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं, मैं इस तरीके से नहीं देखता। मैं इस तरह देखता हूं कि कॉम्पिटेंट लोग, मैं इस तरीके से देखता हूं कि कॉम्पिटेंट पीपल, हमारे मुल्क में कॉम्पिटेंट लोग हैं। कॉम्पिटेंट लोग अगर राइट जगह पे बैठे हों तो दे कैन डू वंडर्स। इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटेंट पीपल ऑन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू मेक द डिसीजंस व्हिच आर वायबल फॉर पाकिस्तान। दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं इस तरीके से नहीं देखता कि ये एटीएम शेटीएम, ये मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना मानता हूं वो तो हर जगह पे माफियाज होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन आपको उनके उसमें उसको लेके साइड में रख के अपने हल निकाल अपने बेहतर मुफाद में हल निकालने, अपने मुल्क के लिए हल निकालने, ये तरीके कार है। उसका हल नहीं निकला ना अभी तक सर। ये बात मैं कह रहा हूँ राइट पीपल और राइट प्लेसेस जरूरी हैं। मैं आज की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ अगर राइट लोग राइट जगह पे बैठे हुए हों तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, वंडर्स कैन बी पॉसिबल। और ये मुझे इन्होंने कहा कि 250 पे भी, इंशाल्लाह 250 पे आएगा, और मैं समझता हूँ जैसे 250 पे आएगा तो आपको नजर आएगा कि महंगाई की शर भी नीचे आएगी। आपको पता है 22% का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी पीछे जाना शुरू हो जाएगा। मैं तो समझता हूं इससे बहुत अच्छा और ये खुशाइन स्टेप है। मैं इसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ देखता हूं। एक चीज तो जैसे डॉलर की रेट कम हो रहा है, ये बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल महंगाई भी कम होगी, इसका डॉलर से ताल्लुक नहीं भी होता था उन पे भी इफेक्ट पड़ता था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और ये होती भी हकीकत भी है कि आपका डॉलर रेट देखें तकरीबन 17-18 रुपए नीचे आया है। मैं इंटरबैंक की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद दीगर चीजों पर फर्क नहीं पड़ा, ना पेट्रोल के रेट पे पड़ा है। क्योंकि देखिए पेट्रोल तो वर्ल्ड मार्केट्स में महंगा हुआ है ना, तो उसका इंपैक्ट हैज टू बी टेकन। बट नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अगर ये डॉलर फर्दर नीचे जाता है और पाकिस्तानी रुपया बेहतर होता है तो आप देखेंगे इसका इंपैक्ट नजर आएगा आपको ऑयल प्राइसिंग में भी। अगर ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में सेम प्राइस पे खड़ी रहती है तो आपको नजर आएगा वो भी इंपैक्ट आना शुरू होगा। पेट्रोलियम टैक्स में इजाफा कर देंगे हमने तो उसमें तरमीम करने के बाद वो तो देखिए ना, हमने तो नहीं करना है, मैंने तो नहीं करना, जो मुआहदा हुआ उसको फॉलो करना है। तो मैं कह रहा हूं आवाम को तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से मिलेगा, रिलीफ मिलेगा अगर कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी होगी। तो तसलसल पॉलिसी का अगर होगा तो सबको रिलीफ मिलेगा। तो सर इस बात की गारंटी, और मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ कहता हूं कि जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सर यही बात तो देखें, अब्दुल्ला साहब का खदशा बिल्कुल दुरुस्त है कि लेट सपोज के कल इलेक्शंस करा दें आप, नई इलेक्टेड हुकूमत आती है, वो इस तसलसल को नहीं कंटिन्यू रख पाती पॉलिसीज का, देन हम लोग ही सफर करेंगे ना, और कौन सा? नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त सब एक पेज पे हैं और सब लोग पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, और जिस हिसाब से पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं इसमें मैं केयरटेकर हुकूमत को भी लेता हूँ, इससे पहले जो हुकूमतें थी वो भी कर रही थी, और अस्करी क़यादत को भी देखता हूँ फोर फ्रंट पे काम कर रही हैं। सब एक पेज पे फॉर द पाकिस्तान काम कर रहे हैं, कंसेंसस से काम होगा इंशाअल्लाह ताला, बेहतरी से बेहतरी आप आते हुए देखेंगे आने वाले वक्त। लेट्स होप एंड लेट्स विश, क्योंकि पाकिस्तानी मैं पॉजिटिव आदमी, पेट्रियोटिक होने की वजह से हमारी वो। अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा सर, ये आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर बड़ी लॉजिकल एक बात ये की कि तमाम जमातें मिल के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी। अब वो जो 9 मई के वाक़यात थे, जितनी भी चीज़ें थी, चलें वो एक उनका मैटर चल रहा है, इसके बावजूद वो ये महंगाई की वजह है, जो भी हुकूमत गई है उसकी कामयाबियों की वजह से हुआ है या उनके कारनामों की वजह से हुआ है, या आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी एक तो वजह जाहिर है पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी। अभी इन्होंने कहा कि जी सारे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे थे, सारी जो है 57.4% पीडीएम की हुकूमत ने डिवैल्यू कर दिया पाकिस्तान का रुपया। क्या मतलब, मैं मजीद नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं चाहता, लेकिन मैं रियलिटीज को इग्नोर नहीं करता। मसला यहाँ यह है कि जो आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वो लोगों के कैंसिल हो चुके हैं, हो रहे नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि फ्लक्चुएशन
चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। मैं सिर्फ एक ऑटो इंडस्ट्री की बात की, जो गाड़ी पाकिस्तान में पिछली दफा 50 लाख रुपए के ऊपर थी, डॉलर बढ़ा तो उन्होंने कीमतें बढ़ा दी कि 50 लाख रुपए हो गए। जब वो डॉलर नीचे आया, आज तो नीचे आ गया ना, या तो नहीं आया मिर्जा साहब? अगर डॉलर नीचे आया तो क्या फिर वो गाड़ी 48 लाख की हो गई? ये बात हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये जो नफरत का बयानिया है ये कौमों को खा जाता है, जिस तरह पाकिस्तानी कौम को खा रहा है। घुन लग गया है, नफरतें डाल दी गई। 5th जनरेशन वॉरफेयर यही थी जिसका रोना रो रही थी फौज के जनाब, लोगों को सबवर्जन के जरिए उनका सत्यानाश कर दिया जाएगा। और वही हुआ कि जो पाकिस्तान मैदान जंग में काबू ना आया, जो आपके कोवर्ट ऑपरेशंस में कामयाब ना हुआ, जो आपके जो है वो किसी तरीके से काबू ना आया, उस पाकिस्तान को उसके लोगों से लड़ा दो। यही एनाटोल लेविन अपनी किताब में पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री वो लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फौज की क़यादत को मुतनाज़ा करो, उसके मुतल्लिक नफरत भर दो, और फौज की क़यादत जैसे ही जिस दिन मुतनाज़ा होगी उस दिन खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने के लिए फिर हमें कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेजों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, जो कि आज से तकरीबन 9-10 साल पहले लिखी गई थी और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट में बाकायदा इसके मुतल्लिक पढ़ाया गया था। अब यहाँ आ जाते हैं कि जी नैरेटिव देखें, अवाम बेहाल है। हकीकत यह है, आपको मतलब मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, गरीब का रोटी के ऊपर अगर एहतजाज आगे बढ़ना शुरू हो गया, जो डीजल की इस टाइम पे कीमतें हैं, आपकी गंदम की बिजाई मुश्किल हो जाएगी हजूर। और गंदम अगर आपकी कमजोर हुई और किसानों को इंसेंटिव न मिला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और रोटी के लिए जब बंदा बाहर आएगा ना, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और माजी के अंदर ऐसी तल्ख जो यादें हैं वो भरी नहीं है दुनिया के अंदर। इसलिए ये चीजें हैं कि आपने अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, और आपको ये जितना एग्रीकल्चर का जो एक आप रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन इनिशिएटिव जो कर रहे हैं, माइंस के लिए अगर हम बात कर लें, हमने बाकी सारी इंडस्ट्री की बात की, माइन की प्रोसेसिंग के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? हम जो है प्रोसेस करके वही कॉपर, वही मिनरल्स जो है वो अगर बेचें तो किस कीमत पे बिकेंगे, लेकिन अभी डंपर का हिसाब से चल रहा है। ये है वो चंद बातें जिनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। और मैं भी डेंजरसली पॉजिटिव इंसान हूं, लेकिन मैं रात को दिन नहीं कह सकता और दिन को रात नहीं कह सकता। हकीकत जो है उसको सामने रख के हमें एक जामे पॉलिसी, और मैं ये समझता हूं इस टाइम पे जो इदारे हैं वो एक पेज के ऊपर हैं और उनकी प्रायोरिटीज जो है वो सियासत नहीं बल्कि रियासत है, और वो होनी भी चाहिए। हर मेरे ख्याल में मुहिब्बे वतन का ये काम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट्स ना हुई तो कौम की एक्सपोर्ट ना हुई तो पाकिस्तान की मईशत कभी नहीं बढ़ सकती। वो होगी तो फिर पाकिस्तान कमा सकेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अब्दुल्ला। पैदावार नहीं होगी मिर्जा साहब, पैदावार नहीं होगी, चाहे वो ज़राअत की हो, चाहे वो आपकी सनत की हो। सनत की पैदावार तब होगी जब आपके ये टैरिफ्स कम होंगे। जहां तक आपने टैक्सेशन की बात की, बाखुदा SBR को खत्म कर दें, यकीन माने जनरल से दुनिया GST पे जा रही है और आप जो है अभी तक SBR पे बैठे हैं, इसीलिए आपका मामला खराब होता है। SBR वो मादरत के साथ वो इदारा है जो लोगों को चोरी करने के रास्ते दिखाता है, अगर मेरे से मुंह से सच सुनना है आपने। चलें, थैंक यू सो मच सर। अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद थे, फराज लखानी साहब हमारे साथ मौजूद, शख्सियत का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।